आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस के इस सवाल में बहुत लोग अटक गए थे, सवाल कर ही नहीं पाए थे। तो लगाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होने वाला है देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है। वो बोलता है कि हम 35% के लॉस में बेच रहे हैं, लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 75% का प्रॉफिट ले जाता है। मतलब कि एक डिफेक्टिव बैलेंस मतलब तराजू उसका उपयोग करता है और वहाँ पे प्रॉफिट ले जाता है, जबकि वो बता के बेच रहा है कि हम लॉस पे बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ले जाता है। अब प्रॉफिट ले कैसे जाएगा? 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया वास्तविक वजन कितना होगा। अब 1 किलोग्राम के जगह पर वो कुछ कम सामान देगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हो पाएगा, है ना। तो देखिएगा कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इस लॉस को देखिए। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 35/100। और 35/100 को अगर हम चेंज करेंगे तो 35 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100, मतलब 7/20 हुआ। यानी कि 20 के सामान को 7 के लॉस पे बेचा, यानी कि इतने बेचा, यहाँ पर 13 में बेचा। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना होता है जब भी आपके पास ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल आता है तो ठीक है। अब यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे कैसे करना है देखिए। आगे क्या बोला जा रहा है कि भैया ओवरऑल वो 75% का प्रॉफिट ले जाता है। 75% का प्रॉफिट ले जाता है। तो जो प्रॉफिट वो लेके जा रहा है उसको आपको नीचे रखना है। कितने परसेंट की प्रॉफिट? 75% की। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4 होती है। मतलब 4 के सामान को 3 के प्रॉफिट, 4 के सामान को 3 के प्रॉफिट यानी कि 7 में बेचेगा, तभी तो उसको 75% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब इस बीच में क्या रहेगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर इस बीच में रहता है दोस्तों आपके वजन का रेशियो, है ना। जितना एक्चुअल में देता है वो, जितना आपको वास्तविक रूप से वजन दिया वो कॉस्ट प्राइस में जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक में कितना वजन दिया नहीं पता, तो उसको कॉस्ट प्राइस में रख लीजिए। x मान लीजिए कि x ग्राम दिया, और अगर वो 1 किलो बता के दे रहा है तो 1 किलो का ही ना पैसा लेगा, तो 1 किलोग्राम का पैसा ले लिया, तो जितने का पैसा ले लिया वो उसके सेलिंग प्राइस में जाएगा। तो 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो 1000 ग्राम का यहाँ पे पैसा ले लिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? इन दोनों के रेशियो के बराबर, है ना। तो यहाँ पर 20 इंटू एक्स और डिवाइड बाई 13 इंटू 1000, यानी ये कितना हो जाएगा? 13000 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और 7 का रेशियो। ठीक है। अब बस काटा पीटी कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। देखिए तो अगर देखा जाए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 13 दूना 26 चला जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे हो गया 2600 और डिवाइड बाई यहाँ पर 7। इसको बस काटेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए करिए, 7 × 21, है ना। फिर बचा 5 तो 50 हो गया, 7 × 7 = 49, बचा 1 तो 10 हो गया, 7 × 1 = 7, मतलब 371 तो आएगा ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ तक ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और बेहतरीन सवालों को हम आगे क्लास में करने वाले हैं, इसलिए जाइएगा अभी कहीं नहीं, है ना। अभी 2-3 प्रश्न और देखने वाले हैं। एक ये भी बढ़िया सा प्रश्न है ना। रेस का सवाल है। कह रहा है इसमें कि 1850 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में अमन और सुमन एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 22 kmph और 15 kmph की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब सापेक्ष चाल का। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अपने पास एक सर्कुलर ट्रैक है ना। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे दोनों लोगों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, एक ही टाइम पे, लेकिन विपरीत दिशा में। मतलब एक इधर की साइड दौड़ेगा तो दूसरा इधर की साइड,
ठीक है ना। एक की स्पीड कितनी है 22 kmph, ठीक है, एक की स्पीड कितनी है 22 kmph और दूसरे की स्पीड है यहाँ पर 15 kmph। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भाई टोटल कितना है, यहाँ पे ये इस ट्रैक की टोटल लंबाई कितनी है 1850 मीटर, है ना। 1850 मीटर का ये वृत्तीय ट्रैक है हमारे पास। अब ये बताइए, ये इधर से चला, ये इधर से चला, कहीं ना कहीं जाके तो मिल जाएंगे ना। मान लीजिए इस पॉइंट पर मिले। अब अगर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं तो दोनों द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी होगी? ये इधर से चला, ये इधर से चला, मतलब दोनों मिलकर ऐसा समझिए कि एक चक्कर लगा लिए। भाई दोनों मिलकर एक चक्कर ही ना लगा लिए, इतनी दूरी ये चला, इतनी दूरी ये चला, तो मतलब दोनों मिलकर यहाँ पे एक चक्कर लगा लिए। तो एक चक्कर में डिस्टेंस कितना हुआ 1850। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम निकालना है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 1850 मीटर अपॉन हमें स्पीड लिखनी है। अब हम इसकी स्पीड लें या इसकी स्पीड लें, तो ऐसे केस में हमें रिलेटिव स्पीड देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोग बात करते हैं। रिलेटिव स्पीड दोस्तों, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड घट के आता है, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ कर आएगा, है ना, मतलब कि ज़्यादा स्पीड होगी। अगर एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो ऐसे केस में अगर इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड y है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। चूँकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं इसलिए इनकी रिलेटिव स्पीड जोड़ लीजिए, 15 और 22 जुड़ जाएगा, तो 22 और 15 कितना होगा, 37 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका 37। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाला मीटर में था, लेकिन ये जो 37 आया है किलोमीटर पर आवर में है। दोनों को जोड़ेंगे तो किलोमीटर पर आवर में होगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस इसे आप काट पीट के आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। 37 से ये डायरेक्ट कटेगा, 37 से ये डायरेक्ट कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 37 पंचे, ठीक है। और 5 से ये 10 बार में कट गया, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊपर 18 जाएगा और 5 से ये 10 बार में कटेगा, तो 18 × 10 हो जाएगा। 18 × 10 सेकंड का समय लगेगा, यानी 180 सेकंड बाद दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आपको डायरेक्ट करना था कि भाई 1850 मीटर डिवाइड बाई दोनों को जोड़ देना है, विपरीत दिशा में है, तो इतना बनाते मत रहिएगा, ठीक है। ये तो हम आपको समझाने के लिए डिटेल में आपको बता दी है। ये एक सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, बोट एंड स्ट्रीम का है, ध्यान से समझिए। स्थिर जल में नाव ए की चाल 10 kmph है, ठीक है। नाव ए को धारा की दिशा में शहर पी से क्यू तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। शहर क्यू से पी तक मतलब वापस आने में नाव बी को 5 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 5 kmph है तो नाव बी को शहर पी से क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर शहर ए से बी तक पी से क्यू तक, है ना, शहर पी से क्यू तक यहाँ पर जाना है। शहर पी ये हो गया, ये क्यू हो गया। अब ये बताइए कि ए की स्पीड कितनी है, 10 kmph, और आप जानते हैं कि धारा की दिशा में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, मतलब जो धारा की चाल है और नाव की चाल, दोनों की चाल जुड़ जाती है। और अगर उल्टे दिशा में बात की जाए तो उल्टे दिशा में दोनों का चाल घट जाता है ना। रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पर अब देखिए, ए गया 10 की स्पीड से, नाव ए की चाल अगर देखी जाए, सिर्फ नाव की चाल तो 10 kmph है, और धारा की चाल यहाँ पर 5 kmph है। तो अगर दोनों इधर ही चल रहे हैं, ए और बी दोनों इधर ही चल रहे हैं, तो दोनों की कंबाइंड चाल कितनी होगी, 10 और 5 15 kmph, है ना, 15 kmph हो गया। मतलब एक्चुअली में नाव अगर देखा जाए तो 15 kmph की स्पीड से चलेगी, और 15 kmph की स्पीड से चलते हुए 3 घंटे का समय लगाती है पी से क्यू तक पहुंचने में। मतलब जाने का टाइम कितना लगा यहाँ पे, अच्छा टाइम क्या, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 15 का
और टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे का। तो 15 × 3 यहाँ पर 45 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया P से लेकर Q तक। अब आगे पढ़िए। अब Q से P तक B को आना है ना। B को यहाँ पर Q से P तक आना है। ये बताइए धारा की चाल कितनी है। धारा तो इधर ही बह रही है ना। धारा की चाल कितनी है 5 kmph। B का स्पीड नहीं पता क्योंकि B वापस आ रहा है, तो B की स्पीड को B मान लेते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए कि डिस्टेंस कितना चला है, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास है कितनी। स्पीड चूँकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो घट के आएगा, है ना। यहाँ पे वो वाला रिलेटिव स्पीड मत समझिएगा, यहाँ पे ओवरऑल बोट की स्पीड कम कर देगा क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है ना। तो बोट की स्पीड और माइनस यहाँ पर 5 धारा की स्पीड, ये हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना वही 45 और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे देख लीजिए 5 घंटे का वापस आने में। तो ये कितना आया 9 आ गया, ये 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि बोट बी की जो स्पीड है ना, बोट बी की इंडिविजुअल स्पीड वो कितनी आ गई 9 × 5 14 kmph आ गया। अब 14 kmph हमारा बोट का स्पीड है। बोला जा रहा है बी को शहर पी से क्यू तक अब पुनः वापस जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही 45 किलोमीटर का अपॉन स्पीड हमें लिखना है। तो स्पीड बताइए बोट की स्पीड कितनी है बी की 14, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो धारा की स्पीड इसमें जुड़ेगी। धारा की स्पीड है कितनी 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, मतलब 14 + 5 यहाँ पर 19 आएगा दोस्तों। तो 45 बटा यहाँ पर 19, 45 बटा 19, डिनोमिनेटर में 19 जिसके होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसको तोड़ेंगे अगर तो 19 दूना 38, बचा आपका कितना 7। ठीक है, तो 2 सही 7 बटे 19, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे सवाल को करना है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। महत्वपूर्ण सवालों को करने का बेस्ट अप्रोच आपको बताएंगे ताकि आप कम समय के अंदर सवालों को लगा पाएँ। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें।